नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के इस चैप्टर का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पाइएगा कि ये चैप्टर, ये पाठ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है। इसमें शब्दार्थ, सार, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें, प्रश्नोत्तर का अभ्यास सब कवर किया जाएगा। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कुंवर नारायण की बहुत ही प्रसिद्ध कविता कविता के बहाने। इस कविता का अध्ययन करने के बाद हम ये जान पाएंगे कविता की विस्तृत उड़ान के बारे में। आपको लगता होगा कि केवल उड़ान चिड़िया ही भरती है, लेकिन कुंवर नारायण ने अपनी इस कविता में ये सिद्ध कर दिया है कि कविता भी उड़ान भरती है। कविता की सुगंध अक्षय होती है। फूलों की सुगंध तो होती है, लेकिन कविता की सुगंध अक्षय होती है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। कविता धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक सीमा से परे है। हम लोगों ने इस दुनिया को धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक सीमा में बांध रखा है, लेकिन कविता इन सब से परे है। कविता धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक सीमा को नहीं मानती। तुलनात्मक अध्ययन के बारे में जान पाएंगे। जी हाँ, कंपैरेटिव स्टडी। हम लोग यहाँ 3 उदाहरणों से तुलनात्मक अध्ययन के बारे में जान पाएंगे। यहाँ कविता की तुलना की गई है। हम लोग अगले सेक्शन में उसके बारे में जानेंगे। कविता लेखन की एक नई शैली को समझ सकेंगे। जी हाँ, शैली अर्थात स्टाइल। कविता बहुत ज़्यादा तरीके से लिखी जा सकती है, बहुत सारे बिंदुओं पर लिखी जा सकती है, बहुत सारे टॉपिक्स पर लिखी जा सकती हैं। इसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ, कविता ऐसे टॉपिक्स पर भी लिखी जा सकती है और साहित्य की महिमा से अवगत होंगे। साहित्य एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हृदय की वस्तु होती है और आपको आत्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख देती है। कवि परिचय। कुंवर नारायण का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन 2017 में दिल्ली में हुआ। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आप कवि परिचय विस्तार से पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कविता की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ दिस पोयम। इस कविता में कविता की शक्ति, स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी और इसके अक्षय रस पर, अक्षय रस, यहाँ रस कहने का मतलब आम का रस, संतरे का रस नहीं, बल्कि कविता या किसी भी साहित्यिक विधा को पढ़ने के बाद हमारे मन को जो प्रसन्नता मिलती है उसे ही रस कहते हैं। पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की सुगंध और बच्चे का निर्मल स्वभाव से खेल कूद करना आदि सभी लक्षण विद्यमान हैं, उपस्थित है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चिड़िया, फूलों और बच्चों के इन गुणों का अंत है, पर कविता में निहित इन गुणों का कभी अंत नहीं होता। कैसे? हम लोग पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं और पता लगाते हैं। ये कुछ पंक्तियां हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कुंवर नारायण यहाँ कहना चाहते हैं कि चिड़िया उड़ती है, वो उड़ान भरती है विस्तृत गगन में, उसके पास पंख है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, लेकिन उसकी उड़ान सीमित है। वो चाहकर भी लंबी लंबी उड़ान नहीं भर सकती, वो थक जाएगी, उसे विश्राम करना पड़ेगा, उसे रुकना पड़ेगा। लेकिन कविता भी एक उड़ान है, कविता भी उड़ती है, लेकिन कविता की उड़ान जो है वो असीमित है, वो भौगोलिक सीमा को पार कर सकती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, वो किसी के घर भी जा सकती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि आप अगर इस कविता को पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास ये बुक है तो ये कविता आपके घर में पहुंची हुई होगी। वैसे ही अगर आपका मित्र भी
इसी कविता को पढ़ रहा है, उसके पास भी आरोह भाग 2 है, तो ये कविता उसके पास भी होगी। तो कुंवर नारायण यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे कविता एक घर से दूसरे घर पहुंच जाती है, उसकी उड़ान विस्तृत होती है, लेकिन चिड़िया रियल में उड़ती है लेकिन उसकी उड़ान विस्तृत नहीं है, उसकी उड़ान सीमित है, वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं करती। लेकिन ये जो कविता है वो वास्ट एरिया कवर करती है, वो किसी के यहाँ भी पहुँच जाती है। लेकिन कविता भी उड़ती है, कविता भी सीमा पार करती है। ये बात चिड़िया को नहीं पता। चिड़िया इस बात से अनजान है कि कविता भी उड़ती है। अगर हम लोग काव्य सौंदर्य की बात करें तो बाहर भीतर र वर्ण की आवृत्ति है, इस घर उस घर सा सा और र की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। चिड़िया क्या जाने, क्या जाने प्रश्न अलंकार है। कविता का पंख लगा उड़ना, ये रूपक अलंकार है। कविता कभी पंख लगाकर नहीं उड़ेगी, लेकिन यहाँ ये उपस्थित किया गया है कि कविता पंख लगाकर उड़ रही है। रूपक अलंकार संगीतमयी भाषा है और कविता का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अर्थात पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहने का मतलब हो गया जब आदमी के गुणों को किसी जड़ या पशु पक्षियों में आरोपित किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ देखेंगे कविता उड़ नहीं सकती, उड़ने का काम पक्षी करते हैं, लेकिन इन गुणों को कविता में आरोपित किया जा रहा है जबकि कविता अचेतन है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो इसका ब्रीफ समराइज यही होगा कि कुंवर नारायण सिंह ये कहना चाहते हैं कि चिड़िया उड़ती है, कविता भी उड़ती है, लेकिन चिड़िया की उड़ान सीमित है, वो सभी घरों में नहीं जा सकती, परंतु कविता की उड़ान विस्तृत है, वो सभी घरों में जा सकती है। लेकिन चिड़िया को इस बात का इल्म ही नहीं, इस बात का ज्ञान ही नहीं, इस बात का एहसास ही नहीं कि कविता भी उड़ रही है। अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल खिलता है, प्रस्फुटित होता है, हमें सुगंध देता है और एक समय बाद वो मुरझा जाता है, कुम्हला जाता है। लेकिन कविता जब खिलती है तो वो हमें सुगंध देती है और उसकी सुगंध हमेशा बरकरार रहती है। वो हर घर में अपनी सुगंधी फैलाती है, लेकिन इस बात का पता फूल को नहीं है कि कविता भी खिलती है और वो आजीवन सुगंधित बनी रहती है। काव्य सौंदर्य की बात करें हम लोग तो बाहर भीतर इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार है, फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता का खिलना, कविता तो खिल नहीं सकती, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। संगीतमयी भाषा और यहाँ कविता का मानवीकरण किया गया है, लेकिन खिलने का काम तो केवल और केवल फूल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जड़ पदार्थ पर चेतन का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर कविता का मानवीकरण है। और अगर इन पंक्तियों को हम लोग ब्रीफली समराइज करें तो इतना ही कहा जा सकता है कि कुंवर नारायण सिंह ये कहना चाहते हैं कि फूल खिलता है, हमें सुगंध देता है और कुछ समय बाद वो मुरझा जाता है, लेकिन कविता खिलती है, अर्थात कविता जब लिख दी जाती है और वो जब सुगंध देता है तो उसकी सुगंध हमेशा बरकरार रहती है। आप और हम फूल को अपने घर लाते हैं, मुरझा जाने पर उसे हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन कविता हम सभी के घरों में आती है और आजीवन हमारे घर में रह जाती है और उसकी सुगंधी हमेशा फैलती रहती है। यह सुगंधी कहने का मतलब ये नहीं कि वो हमें सचमुच की सुगंध दे, बल्कि उसे पढ़ने के बाद जो उल्लास पैदा होता है, जो मन में तरंगे पैदा होती है, जो मन में हिलोलें पैदा होती है, यहाँ उसे ही सुगंध कहा जा रहा है। लेकिन फूल को ये पता ही नहीं है कि कविता भी खिलती है और सुगंध देती है। अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कविता भी एक प्रकार का खेल है बच्चों के बहाने। आप देखेंगे बच्चे जब खेल खेल रहे होते हैं तो वो अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
इन सब का भेदभाव करते ही नहीं हैं। उनका बाल मस्तिष्क इन सब चीज़ों से बिल्कुल मुक्त होता है, बिल्कुल निर्मल होता है और वो एक साथ मिलकर खेलते हैं। खेल खेल के दौरान वो किसी के घर में चले जाते हैं, यहाँ तक कि घर वाले भी मना नहीं करते। उन्हें पता है कि ये बच्चा है, इसका मस्तिष्क अभी बहुत ही निर्मल है, साफ है, इसके दिमाग में कुछ भी उल जुलूल बातें नहीं हैं। वो सभी के घरों में प्रवेश कर जाते हैं। उनके चेहरे पर निष्कपटता एकदम साफ झलकती है। ठीक उसी प्रकार कविता भी एक खेल है और खेल खेल के बहाने कविता भी बहुत लोगों के घरों में चली जाती है और सब घर को एक कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो आपके क्लास 12th हिंदी कोर रामचरितमानस, जो राम की महिमा हिंदू माइथोलॉजी पर है, लेकिन अगर हम ही लोगों में से कोई मुस्लिम होगा उसके घर में भी वो पुस्तक है तो वो कविता वहाँ है और वो कविता बिना भेदभाव किए मुस्लिम के घर में भी जा सकती है, सिख के घर में भी, क्रिश्चियन के घर में भी और हिंदू के घर में भी। तो जिस प्रकार बच्चे धर्म का भेदभाव नहीं करते, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करते, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते, वर्ण रंग का भेदभाव नहीं करते, वैसे ही कविता भी कोई भेदभाव नहीं करती और वो सभी के घरों में चली जाती है। और ये सब घर एक कर देने के माने क्या होता है ये बच्चा ही जानता है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो बाहर भीतर, यह घर वो घर, अनुप्रास अलंकार। भाषा सरल और सुगम है, बिल्कुल सरल भाषा है, संगीतमयी भाषा है। कविता का मानवीकरण किया गया है क्योंकि कविता तो खेल खेल नहीं सकती। सब घर एक कर देना, यह समानता का भाव है, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ऑल आर इक्वल। अब हम लोग इस कविता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, बच्चे खेल खेल में जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इन सब का भेदभाव किए बिना मिलजुल कर खेलते हैं और खेल खेल के दौरान वो किसी के घर में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। और यहाँ पर सब घर एक कौन कर देता है? कविता। क्योंकि बच्चों का बचपन एक समय के बाद चला जाता है, लेकिन कविता हमेशा सब घर को एक करते रहती है। उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध बनता है? उड़ना चिड़िया के संदर्भ में है और खिलना फूलों के संदर्भ में है। चिड़ियों की उड़ान सीमित होती है और फूल खिलता है और मुरझा जाता है, लेकिन कविता उड़ती है असीमित उड़ान के साथ और खिलती है असीमित सुगंधि और सुंदरता के साथ। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? ये भी बहुत आसान है। जिस प्रकार कविता बिना भेदभाव किए किसी के घर में भी प्रवेश कर जाती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी खेल खेल में किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी घर को एक कर देते हैं। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है? फूल खिलता है और मुरझा जाता है, परंतु कविता खिलती है और जिंदगी में कभी नहीं मुरझाती, क्योंकि जब जब हम लोग उस कविता का पाठ करते हैं एक प्रकार का रसास्वादन, एक प्रकार का आत्मिक सुख हमें प्राप्त होता है। इसीलिए कविता कभी नहीं मुरझाती। कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य सार उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। ये बहुत आसान है। हम लोगों ने पढ़ा कि कविता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है चिड़िया से, फूलों से, बच्चों से, और ये बताया गया है कि कविता एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है जो बिना जाति, धर्म, लिंग, वर्ण का भेदभाव के किसी के घर में भी जा सकती है, किसी के घर में भी रह सकती है, सब घर को एक कर सकती है। इसलिए कविता या साहित्य लोगों को एकीकरण के सूत्र में बांधने का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे फॉलो करके इस कविता का टेक्स्ट और इस कविता के संपूर्ण प्रश्नोत्तर पा सकते हैं। धन्यवाद।